हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप? देखिए, आप मोमिन मलिक सर का नया इंटरव्यू मैं लेके आई हूँ, नई उनकी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने गुलाम हैदर के आने के बारे में बोला, क्या कुछ सीमा के बारे में बोला और क्या कुछ उन्होंने इस केस की अपडेट दी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। देखिए ये मोमिन सर का नई अपडेट जो आपको अब मैं देने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुलाम हैदर के हवाले से अक्टूबर में खुशखबरी ज़हन में रखें। हाँ, मुझे लगता है कि इस महीने में ही उसको आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी उम्मीद है कि इस महीने में उसको आ जाना चाहिए लास्ट तक। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है तो ये आ सकती है कि हमारे यहाँ चुनाव है हरियाणा में, 5 और 8 के बीच में चुनाव है, इलेक्शंस हैं। तो ये हो सकता है कि भाई जो हमारा एजेंसीज हैं और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री के हमारे सारे ऑफिसर्स हैं और जब सब चीजें हैं जो फाइलों को उसको देखते हैं, वो चुनाव में ड्यूटी लगती है उनकी। क्योंकि यहाँ हमारा इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है हमारे यहाँ 5 से 8 के बीच में। तो ये हो सकता है कि भाई उसके 8 तारीख के बाद भी आ सकता है और उससे पहले भी आ सकता है, दोनों ही बातें, यानी कि इस महीने के एंड तक और 8 तारीख के बाद भी किसी दिन भी वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मैं इसी कोई बात पे अगर कोई दिक्कत उसको होती है तो मैं खुद जाऊंगा, खुद लेके आऊंगा उसको। मैंने सभी को बोला है कि मैं खुद लेके आऊंगा। जी जी जी। नहीं, इंशाल्लाह सर कोई दिक्कत नहीं होती, आप फिक्र है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बड़ा बेस्ट होगा कि वो अक्टूबर के स्टार्ट में ही आए, क्योंकि जितने मेन केसेस है ना गुलाम हैदर के हवाले से ऊपर भी लगे हुए हैं और वहां पे होना बहुत जरूरी है। क्यों सर? हाँ, बस इसीलिए कि ताकि वो इस टूनिंग इस तरह फिट हो कि वो अपने केसेस को भी अटेंड कर ले, अपने बच्चों से भी मिल ले, अपने बच्चों को ले भी ले और आगे की मजीद कार्रवाई भी हम कर लें और केसेस को भी अटेंड कर ले। यही हमारी प्लानिंग है, यही हमारा, हमने यही देखा हुआ है कि वो सारा एक ही वक्त में सारा काम हो जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बड़े ध्यान से सुना। कई डेट तो हमें, जब हमने केस फाइल किया, हमें सुनने में लगाई है अदालत ने, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, एक इंटरनेशनल इशू था। और इंटरनेशनल इशू भी किसी अन्य देश के साथ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ ये मामला था। और जो महिला थी वो पाकिस्तान की रहने वाली है, भारत में लीगली आई है, जो कि भारतीय किसी व्यक्ति को कहती है कि मैंने शादी कर ली, और जिसका पति जो है वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। उसके बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मैंने उस केस को फाइल किया। तो पहले तो मुझे बहुत सारे कानून कोर्ट में वही दिखाने पड़े कि क्या एक पाकिस्तानी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए से भारत में केस फाइल कर सकता है। वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सारे जजमेंट मैंने माननीय अदालत, हाई कोर्ट के जजमेंट सारे माननीय अदालत में रखे, तो वो कंसेप्ट क्लियर किया, हाँ ऐसा किया जा सकता है। ऐसी महिला के साथ एक क्वेश्चन ये रेज किया हुआ कि क्या ऐसी महिला जो भारत में वैलिड विजिटर नहीं है, इलीगल ट्रेसपासर्स है, क्या उसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ एक मुकदमा भी चल रहा है फैमिली कोर्ट में, कोई ऐसा मुकदमा उसके पति द्वारा किया जा सकता है। तो वो चीज को भी हमने तमाम जजमेंट के अकॉर्डिंग वो क्लियर किया। हमने जजमेंट का हवाला दिया कि जो लोग इलीगल तरीके से भारत में आते हैं उन पे भी मुकदमे चलते हैं, और चूंकि वो भारत की सरजमीन पे आ गई है तो अब भारत के जितने भी कानून हैं उनके ऊपर नाफिस होते हैं, और जितने भी कानून हैं उनके ऊपर इम्पोज होते हैं, और सारे भारतीय कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। तो हमने उसका जजमेंट दिए, उनके हवाले दिए, उनके हमने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए, तो माननीय अदालत ने उसको भी समझा। तो 2-3 डेट्स पे तो हमने पहले अदालत की जो जुडिशियल माइंड को सेटअप किया और उनके कंसेप्ट को क्लियर किया, तब जाकर के माननीय अदालत ने तमाम लोगों को नोटिस जारी किया, जब देखा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। वरना तो शुरू में ये केस हमारा डिसमिस हो जाता। अगर हम अदालत को कानूनी रूप से सेटिस्फाई ना करते तो हमारा केस शुरू में डिसमिस हो जाता। तो माननीय अदालत ने इस केस को समझा कि हाँ ये चलाने योग्य है, इसे चलाना जाना चाहिए। जबकि जो अपोजिट पार्टी है वो सेक्शन 83 करते रहे, वो 83 करते रहे और हमने अपना काम कर दिया जी। तो देख रहे हो, आपके पंडित जी को भी नोटिस हुआ, सचिन को भी नोटिस हुआ, खुद 83 वाले भैया को भी नोटिस हुआ, और सीमा को भी नोटिस हुआ, और वो पंडित जी भी पेश हुए और उन्होंने अपना जवाबनामा दाखिल किया विद एफिडेविट इस डेट पर कि जी मैंने कोई शादी इनके बीच में नहीं कराई, ना मैंने कोई फेरे कराए, इन्होंने तो एनिवर्सरी मनाई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक पंडित, मैं तो ये काम करता भी नहीं हूँ, मैं तो एक फरीदाबाद के अंदर एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है।
ये सिग्नल। हाँ जी सर। जी ये मेरा रिकॉर्ड है। एक तो वो बातें हमने अदालत में रखी और अदालत ने जो है उसमें नोटिस जारी किया। और एक केस तो सबसे मैन ये है। दूसरा जो हमारा केस है, जो इसने एक पति के होते हुए जो ना दूसरी शादी की है, एक हमारा जी। कंसेप्ट वो है कि भाई जब एक पति जिंदा है तो वो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग जब तक वो उससे तलाक ना ले ले और 4 महीने 10 दिन तक इद्दत ना कर ले तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। एक कंसेप्ट हमने उसको क्लियर किया। और जो अदालत में फर्जी दस्तावेज अपने आप को गुलाम हैदर की वाहिद बता करके फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर के जो इन्होंने केस फाइल किए, जो इन्होंने जमानतें हासिल की, उसमें भी हमने जो है ना इस चीज का ये उठाया कि ये फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया है और इसके अंदर इनके खिलाफ 420 और फर्जीवाड़ा करने के जुल्म में इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जी ये चीजें हमने उठाई हैं, ये चीजें हमने जो ना रखी है। तो एक मिनट सर, और सर, एक और ये भी सवाल है सबका भाई, एक ये भी सवाल है सबका कि जिस तरह अगर सीमा यहाँ पे अगर नहीं रहना चाहती है और वो सजा नहीं काटना चाहती है, गुलाम हैदर भाई आते हैं, कल को बच्चे डिपोर्ट होते हैं और ये अगर अपनी सारी गलती मान लेती है, सॉरी फील कर देती है और कहती है कि मेरे को वापस जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो सरिता सब कुछ है, बट ये नहीं मानने वाली है। ये कुछ और रंग चढ़ा हुआ है इसमें, ये मानने वाली नहीं है। इसका हमारा क्लेम ही नहीं है। हमारा तो क्लेम बच्चों का, ये इसको जेल कराना हमारा मकसद है और बच्चों को दिलवाना मकसद है। हाँ, ये अगर जैसा वक्त बदलता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। और भाई जिन्हें गुलाम हैदर भाई बोलते हैं वो मांग करते हैं इनकी, तो नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था शुरू में ही। क्लियर हमारा ये चीजें हमारी क्लियर हो गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इसने गुलाम हैदर की बेइज्जती की है, जिस हिसाब से गुलाम के परिवार की पूरी दुनिया में उसको जलील किया है, कोई भी इंसान जो होगा वो इस तरह, मुझे नहीं लगता कि वो जो ना इस तरह की बातों में दोबारा आएगा। और किस तरह वो जलील करती है आप देखते हो रोज मीडिया में, मिनट पे आकर गंद फैला रही है। तो ऐसी औरत को माफी के काबिल नहीं है वो औरत। देखिए, सबसे पहला जो मेन केस है हमारा, जो सीमा हैदर ने ये कहा कि भाई हमारी मैरिज हो गई है और एनिवर्सरी जो मनाई, हालांकि दुनिया को पागल बनाने की कोशिश की, वो एनिवर्सरी नहीं, इन्होंने वो मैरिज करने की कोशिश करी है, वो जो एनिवर्सरी के नाम पे। और बाकायदा फेरे डाले हैं, बाकायदा सब कुछ किया है और कह दिया ये कि हम तो एनिवर्सरी मना रहे हैं। कभी भी एनिवर्सरी पे फेरे नहीं होते, कभी भी फेरे नहीं होते। डबल फेरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फेरे जो है 7 जन्मों का एक बंधन है और वो केवल एक बार होते हैं फेरे, बार बार नहीं होते फेरे, एक बार फेरे होते हैं। हाँ, कोई सेलिब्रेशन अगर है या बच्चों की इच्छा है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो अपने जो बुजुर्ग माँ बाप है उनकी खुशी के लिए वो कर दे, वो एक अलग चीज है। बट हिंदू धर्म के अनुसार और कानून के अकॉर्डिंग वो एक ही बार होते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा ये था कि भाई दुनिया को पागल बनाने वाली बात थी, मूर्ख बनाने वाली बात थी, गुमराह करने वाली बात थी। तो हमने उस मैरिज को चैलेंज किया। हमने सीमा हैदर को पार्टी बनाया, उसके अंदर सचिन को पार्टी बनाया, उनके मुंह बोले भैया जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसका माइंड यूज किया गया, उसको पार्टी हमने बनाया। जिस शख्स ने वो फेरे कराने की कोशिश की, हमने उस जो जैसे हमारे मौलवी होते हैं ऐसे उनके पंडित जी होते हैं जिसने फेरे कराए, हमने उनको पार्टी बनाया। और माननीय अदालत में, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट में, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में हमने केस फाइल किया। साथ साथ हमने उनकी मैरिज को, एनिवर्सरी को चैलेंज किया, साथ साथ बच्चों के जो धर्म परिवर्तन और जो इनके धर्म परिवर्तन हुए हैं, सीमा का जो धर्म परिवर्तन किया गया है, उसको हमने कानून का हवाला देकर के चैलेंज किया। जी दीदी, आप डेफिनेशन के उससे जो केसेस लगे हुए हैं सर, तो इन दोनों को तो हमें पता है कि इन दोनों का जो डेफिनेशन में जो होगा, तो एपी सिंह जी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि एपी सिंह जी क्या करेंगे? एपी सिंह जी को सजा होगी या नहीं? देखो, ये कानून के सामने ये नहीं चलता कोई मोमिन मलिक है या कोई एपी सिंह है या कोई बड़ा कोई नेता है। नो, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रैंक और उसके पद से, उसके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। उसके क्राइम, जो उसने क्राइम किया है उससे लेना देना होता है। चाहे वो एक आम आदमी करे, गरीब करे, अमीर करे, पढ़ा लिखा करे, डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, वकील करे, कोई भी करे, जो भारत के कानून को तोड़ता है, जो कानून का वायलेशन करता है, वो कानून का वायलेशन के अगेंस्ट उसको सजा दी जाती है। उसके स्टेटस से कोई लेना